अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहरी विकास के 20 वर्ष जो पूरे हुए गुजरात में, उसके ऊपर एक खास सेशन किया था यहाँ गुजरात में। रोड रास्ते ना हो अच्छे तो कोई भी राज्य विकास नहीं कर पाता है। रियल एस्टेट अच्छा ना हो तो भी कोई राज्य विकास नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ गुजरात जो कि एक ट्रेडर स्टेट के तौर पे देखा जाता था, वहां पर किस तरह का बदलाव देखने को मिला है, किस तरह की बड़ी कंपनियां आई है, ये गुजरात की प्रगति में सबसे अहम हिस्सा इन 3 सेक्टर का रहा है। आज हमारे साथ इन तीनों सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे पहले सुरेश भाई, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। गुजरात में रियल एस्टेट जो है वो पिछले 20 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अलग अलग तरह की स्कीम्स बिल्डर्स ने लॉन्च की है यहाँ पर। खासकर जब पिछले 2-3 वर्षों की या 5 वर्षों की बात करें, गिफ्ट सिटी में जिस तरह की स्कीम्स आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण कह लीजिए तो वो गिफ्ट सिटी है। किस तरह की स्कीम्स पिछले वर्षों में गुजरात में बिल्डर्स ने लॉन्च की है? भारत 24 के इस कार्यक्रम में सभी श्रोतागण को नारायण को गुजरात की ओर से मैं अभिवादित करता हूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे उभर रहा है और आज के तौर में 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी हुई है, उसमें गुजरात का जो रोल है वो प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे बहुत बड़ा है और उसमें पूरे भारत में 8% कंट्रीब्यूशन के साथ रियल एस्टेट सेक्टर बहुत लीडिंग जा रहा है। आज के तौर में देखा जाए तो जिस तरह से रियल एस्टेट का प्रोग्रेस हो रहा है और भारत की इकोनॉमी का प्रोग्रेस हो रहा है, 2027 में हम जर्मनी को क्रॉस करेंगे और 2047 में रियल एस्टेट सेक्टर का भारत की इकोनॉमी में 15% योगदान होगा और जो एक्सपेक्टेड फिगर है दैट इज अराउंड $5 ट्रिलियन रियल एस्टेट इकोनॉमी लेड, यानी रियल एस्टेट का आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान भारत और गुजरात के प्रोग्रेस में रहने वाला है। अगर आपने जिस तरह से बोला गिफ्ट सिटी के तौर पे, तो मैं अहमदाबाद की बात करूं या पूरे गुजरात की बात करूं तो पूरे गुजरात का जो पॉपुलेशन अभी 6 करोड़ का है, उसमें से 39.50% लोग 26 अलग अलग शहरों में रहते हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो 2,40,00,000 लोग शहरों में रहते हैं। आने वाले समय में 2030 में पूरे गुजरात का पॉपुलेशन जब 8 करोड़ होगा तब उसमें से 51% यानी 4 करोड़ लोग गुजरात के बड़े शहरों में रहने वाले हैं। यानी 19 जो महानगर पालिका है उसमें से अहमदाबाद की अहम भूमिका है और अहमदाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड हो रहे हैं, उसमें गिफ्ट सिटी आज के तौर में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रीम है। गिफ्ट सिटी में न सिर्फ गुजरात का मगर देश और विदेश से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और अगर आने वाले सालों में रिवर फ्रंट, धौलेरा, हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धरोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह के जिस तरह के टूरिज्म के भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो सबको देखते हुए गुजरात में रियल एस्टेट का जो बड़ा योगदान रहने वाला है, उसमें गिफ्ट सिटी विल बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर द एंड यूजर्स। जो आपने बात कही बिल्कुल उसी तर्ज पे मैं तिलक भाई आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक्स अच्छा नहीं है तो कोई भी राज्य विकास नहीं कर पाएगा। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, आपके हिसाब से कितने बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगे हैं और इसके कारण कितना, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि खाली रियल एस्टेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कितना फायदा मिला है राज्य को? पिछले 20 सबसे पहले भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत विकसित था और राज्यों के मुकाबले, और अभी पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं ये विकास और तेज़ी से हो रहा है, जिसमें कि रोड रास्तों से लेके टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि अभी जिक्र किया इन्होंने, जो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, जैसे कि धोलेरा में आप देख रहे हैं टाटा का
जो लिथियम प्लांट है जी। या टाटा और एयरबस का जो नया प्लांट है वो भी डेवलप हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ दूसरे राज्यों से गुजरात में आ रही हैं। उसका एक रीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जिसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम लोग भी यहाँ पे ईवी का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं गुजरात में पिछले 10 सालों से। तो हमें भी काफ़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के पुश को लेके, तो जिससे कि हम देख रहे हैं कि इवन जो ग्रीन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है उसमें भी काफ़ी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है और काफ़ी स्पेंडिंग है तो उसमें। आपने जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आप ईवी में भी है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ईवी में होकर चाइना से रहता है। जी, कैसे आप कॉम्पीट कर पाते हैं? गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोकलाइजेशन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ और इनिशिएटिव्स लेके आए थे गवर्नमेंट, जिसका हमने भरपूर लाभ लिया है। हम चाइना से 0% इम्पोर्ट करते हैं फ़िलहाल। टोटल हमारे प्रोडक्ट इंडियनाइज्ड है। और उसके अलावा अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और आपने सुना होगा जो मोटर्स और कंट्रोलर्स में लगते हैं, जो कि सिर्फ चाइना ही उसका एकमात्र उत्पादक है। तो सारे जो ईवी के जो व्हीकल्स हैं, इवन नॉर्मल व्हीकल्स में जो मोटर कंट्रोलर यूज़ होते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं वर्ल्ड वाइड। सो अभी हमने रिसेंटली हम गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं रेयर अर्थ फ्री मोटर एंड कंट्रोलर का, जो कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो अभी गुजरात में ही बनना स्टार्ट होगा। सो इस तरीके से हम धीरे धीरे चाइना के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। मतलब जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। फिरोज भाई, आप फूड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक गुजरात को एक ड्राई स्टेट के तौर पर देखा जाता है, इसके अलावा यहाँ फूड इंडस्ट्रीज काफ़ी बड़े पैमाने पर ग्रो कर रही है। चाहे हम राजकोट देख ले या अहमदाबाद की बात कर ले या सूरत में देख ले, तो खाने पीने के मामले में गुजरात अव्वल है। अगर गुजरात के विकास की बात करें तो कितना हिस्सा है फूड इंडस्ट्रीज का और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? पहले आपने ड्राई स्टेट से चालू किया तो बोलता वो तो अच्छी बात है हमारे लिए, लोग ज्यादा रसना पी सकते हैं पेट भरने के लिए तो वो तो बहुत अच्छा है, मैं तो कहूँगा। और मैं तो मानता हूँ कि जो गुजरात का ये एक मॉडल है प्रोहिबिशन का, पर्सनली आपने चालू किया है तो वो पूरे इंडिया में होना चाहिए जी। इससे सोशल लाइफ बढ़ती है और फैमिली हैप्पी रहता है, बीबी हैप्पी रहती है और बच्चे बिगड़ने से बचते हैं। तो मैं तो कहूँगा ये भी एक गुजरात का जो सॉफ्ट मॉडल बोला आपने बहुत अच्छा है। जितनी बाटली बेचे हाड़ की वो रसना से ही बिकनी चाहिए। अब रही आपकी सेकंड पॉइंट की बात, मेरा और पर्सनली मानना है कि एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ सिटी का थोड़ा डिवीजन करना चाहिए। एक बाजू अच्छे रोड हो, ब्रिज हो, अच्छे स्टेडियम हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक जो ईज ऑफ लिविंग के लिए जो मेरा पर्सनल मानना है कि अच्छी कॉलेजेस हो, अच्छे रिक्रिएशनल पार्क हो, और एक जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, सी रिच पीपल नो हाउ टू लिव एंड दे विल लिव इन द बेस्ट होम्स, उनके लिए भी आज एक आप सिंगापुर में चले जाओ कि एक जो मिडिल क्लास के भी एक क्लास के घर होते हैं, दे डोंट हैव टू लिव इन सम शैबी प्लेस। तो हाउ एज ए सॉर्ट ऑफ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग हम सब मिलके ये जो एक कम्युनिटी लिविंग स्टाइल जिसमें एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास अच्छी तरह प्राइड से रह सके। और मैं आज भी देखता हूँ अहमदाबाद में ऐसे बहुत एरिया है जिसको रीडेवलपमेंट की जरूरत है। लैंड का प्राइस तो बहुत ही हो गया है, पर बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, समटाइम्स ब्यूरोक्रेटिक, समटाइम्स ये कोई आदमी को नहीं करना है, वो ऐसे एरिया अच्छे प्राइम लोकेलिटी में यू कांट नॉट बिकम अनलिवेबल और लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि उसको अगर रीडेवलप किया जाए, सो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग द सिटी इनटू फार फ्लंग एरियाज, जो हार्ट ऑफ द सिटी है उसको कैसे रीडेवलप करे फॉर मिडिल क्लास पीपल इनटू कम्युनिटी प्लेसेस, लिविंग, रिक्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर टुगेदर, इसकी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। एंड एज अ सिटीजन ऑफ अहमदाबाद आई वुड बी वेरी हैप्पी ऑन सच फोरम्स। अब इसकी एक बात है। नंबर 2, जो विकसित भारत का सपना विदाउट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी आगे नहीं आ सकता।
गिफ्ट सिटी डेफिनेटली आगे आएगी, सर्विस सेक्टर में इंडिया का ग्रोथ हो अच्छी बात है, गुजरात का ग्रोथ होना चाहिए, आईटी में अच्छी बात है, पर मैन्युफैक्चरिंग इज द की। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमने एक सानन में एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सक्सेसफुल गया है, लॉट ऑफ पीपल हैव कम, आज वो सैचुरेट हो गया है, धोलेरा डेफिनेटली होने जा रहा है। वी नीड मोर मैन्युफैक्चरिंग जोन्स ऑल्सो। और मेरा मानना है कि जो सक्सेसिव बजट्स में बात की है, वी नीड एन SEZ, अ प्रॉपर SEZ नियर अहमदाबाद, कि जो रियली फ्री ट्रेड हो, बिकॉज गुजरात का काफ़ी मेरे हिसाब से जो फायदा होगा वो होगा जब इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का ये जो कॉरिडोर ओपन होगा, और जब हमने एक FTA दुबई से किया है जो पूरी GCC से होगा, UK से हो गया है जो यूरोप से होगा, और USA से FTA तो नहीं होगा पर डेफिनेटली एक PTA प्रेफरेंशियल ट्रीटी एग्रीमेंट होने जा रहा है। ये पूरा जो कॉरिडोर बने तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो पूरे कॉरिडोर में अच्छा होगा। तो अहमदाबाद के डेवलपमेंट के लिए ऐसा एक प्रॉपर SEZ और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के विदाउट एनी ड्यूटीज, उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका खुद का एक ही आदमी हो, सिंगल विंडो नॉट फॉर कलेक्शन, सिंगल विंडो फॉर परमिशन, एक ही ऑफिसर बैठा हो, जैसे चाइना में बैठा है, दुबई में बैठा है, भैया अलाउ में सब क्लियर करता हूँ 48 आवर्स में, और वो का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बने अहमदाबाद के नज़दीक, उससे आई एम श्योर अहमदाबाद का और विकास हो सकता है। सुरेश भाई, आपने अपने पहले वक्तव्य में एक बात कही थी कि शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और करीब 4 करोड़ लोग जो है वो शहरों में आ गए, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं या गांव का शहरीकरण हो रहा है, किस तरफ ये ट्रेंड जा रहा है? दोनों चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो पहले 8 महानगर पालिकाएं थी, उसमें और ऐड करके टोटल 19 फिगर किया गया है। तो शहरों की तरफ अर्बनाइजेशन होना, रैपिड अर्बनाइजेशन होना, वो सभी देश में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ रोजगारी की तक ज़्यादा हो, एजुकेशंस के मॉडल अच्छे हो, तो स्वाभाविक रूप से गांव से लोग शहरों की तरफ आएंगे। मैं फिरोज भाई की बात को आगे अगर ले जाऊं तो जो इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ मकान या सिर्फ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, इसके साथ 266 से ज्यादा इंडस्ट्री ऑलरेडी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आफ्टर एग्रीकल्चर रियल एस्टेट इज गिविंग दी सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये बेनिफिट मिलता है। और जो प्रोग्रेसिव गुजरात है उसमें अहम रोल देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी है, केमिकल इंडस्ट्री का भी है, इसके साथ साथ एजुकेशन हब है, मेडिकल टूरिज्म है, यहाँ पे टेक्सटाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, और बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बनने जा रहा है। गुजरात का जो मरीन कोस्ट था वो पहले मेजरमेंट के हिसाब से 1600 किलोमीटर लंबा था, अभी जो नए कैलकुलेशन आए हैं उसमें 2300 है। यानी रियल एस्टेट के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो गुजरात को प्रोग्रेसिव स्टेट बनाती है, मगर सभी जगह रियल एस्टेट है। यानी एक चीज हमें बहुत आनंद और गर्व के साथ कह सकते हैं कि सभी चीजें इंपोर्ट हो सकती है, मगर घर तो यही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको इंपोर्ट कर तिलक भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इतनी यंग एज में यहाँ पहुंचे और इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी, इन सब में काम कर रहे, क्या चैलेंजेस आपके हिसाब से लग रही है, जल्दी से बता दीजिए। चैलेंजेस में जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, पर उतना इफ़ेक्टिव फ़िलहाल वो नहीं है जो कि होना चाहिए। जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो जिस तेज़ी से लाइसेंसिंग से लेके हर चीज़ों का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, उसके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को और फोकस करना चाहिए, और यही एक मेजर चैलेंज है। और मेरे हिसाब से क्लस्टर डेवलपमेंट, जैसे कि चाइना ने काफ़ी करके रखा है, उस तर्ज पे हमें सेक्टर वाइज गुजरात के अंदर अलग अलग क्लस्टर बना के उसी एक क्लस्टर में एक ही टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो, और तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। जी, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब जल्द ही पहुंचने वाले हैं, तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद।